गांव सरियांज, पट्टा, बुइला, धाट, मनोल, नमहोल, कसमली और थेड़ू। टोटल 8 गांवों के लोग हम यहाँ बैठे हैं और जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो कुल मिलाकर आपकी तरफ से 16 प्रॉब्लम अपने इन 8 गांवों की आई हैं, जो लगभग मिली जुली प्रॉब्लम है, जो सबकी है। जिसमें पहली है कि मक्की नष्ट करी बंदरों ने, सबकी कर दी है। जंगली सुअर की एंट्री खेतों में, नीलगायें खराब करती है फसलों को, पानी की कमी की एक बहुत बड़ी समस्या है, आवारा कुत्तों का भी प्रकोप है और दूध के रेट नहीं मिलते, समय पर पेमेंट नहीं मिलती। कर्जा भी एक इशू है, पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है या फिर गांव में अगर स्कूल है तो टीचर्स नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, मोबाइल व्यवहार और दिखावा ज़्यादा, मतलब व्यवहार भी खराब है, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिखावा भी ज़्यादा बढ़ गया। 12वीं समस्या है कि बीमारियां बढ़ गई हैं हर तरफ, छवि के यहाँ। रोजगार की कमी है, रोजगार बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भाईचारा समाप्त हो गया है, ऐसा बोल रहे हैं, कम नहीं हुआ, समाप्त हो गया है। 15वीं प्रॉब्लम, बिजली के कट लगते हैं और स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं। और पलायन बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है गांव से। इसमें हमने एक चीज जो बोली कि एक प्रॉब्लम ली पहली, जिसमें 4 प्रॉब्लम इकट्ठी होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और 5वीं। ये प्रॉब्लम है बंदर की, जंगली सुअर की, नीलगाय और कुत्तों के एंट्री की। यानी ये खेतों में, घरों में, गांवों में एंट्री करते हैं और फिर तहस नहस करते हैं, सब खराब करते हैं। इसके ऊपर जब बात शुरू हुई तो आप लोगों ने हमें बताया कि 1993 में यहाँ अडानी का, जो आजकल अडानी का है, ये सीमेंट का प्लांट आया, 95 में एक्टिव हुआ। आज उसको 37 साल हो गए हैं, जिसमें से 33 साल एक्टिव हुए। और जो ये सुअर, नीलगाय, बंदर की समस्या है, 20 से 25 साल पुरानी है। यानी क्या हम ऐसा मान सकते हैं आपकी तरफ से, यदि आप कहेंगे तो ही हम ये मानेंगे कि ये समस्या में सबसे बड़ा रोल अडानी की इस प्लांट का है? बताइए, हाँ कि ना? हाँ, ना कहने वाले? यस। यानी सबसे बड़ा रोल है अडानी के प्लांट का। ब्लास्टिंग जोर से होती है तो पशु पक्षी भागते हैं वहां से, और पूरे के पूरे सीमेंट के लिए चारों तरफ उजाड़ हो गया है, गाड़ियों का आना जाना बढ़ गया है, जंगल और चाहिए तो पेड़ काटे जाते हैं, बसासत बढ़ गई है तो इंसान ज़्यादा आ गया है। अब क्योंकि जो प्लांट में काम करने वाला आदमी है वो मैक्सिमम बाहर का आदमी है, बाहर का आदमी वहाँ फ्लैट में रहता है, खेती वो करता नहीं है, उसको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, उसकी खेती में कोई आ नहीं रहा है। तो इसलिए क्या है कि उनको कोई मतलब नहीं है आपकी जिंदगी से या इन पशु पक्षियों से। लेकिन जो आपने बड़ी बात बताई है, उस बात को मैं चाहूंगा आप यहां से बैठ के बताइए दोबारा से। नहीं, ये बहुत आपकी भाषा में, आपकी लैंग्वेज में मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। आइए प्लीज, कि आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो ना, मैं वैसे ही एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप इसके भुक्तभोगी हैं, आपने इस समस्या को देखा। आइए बैठिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। आप ही की बात सुनी है हमने। गवर्नमेंट जब हिमाचल प्रदेश में आई, बहुत सारे लुभावने वादे दिए। गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है, कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई भी हो सकती है। हमेशा गवर्नमेंट ऐसे ही लुभावने वादे देती है, आती है और फिर अपने काम करके वो निकल जाती है और होता कुछ नहीं है। वैसे भी बहुत सारे वादे किए जो करंट गवर्नमेंट है। जैसे ही गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट के पास, मुझे नहीं मालूम कि वो उनके पास रेवेन्यू की कमी थी या नहीं थी, लेकिन अखबारों की अगर आप हेडलाइन आज भी किसी के पास कटिंग पड़ी होगी उस वक्त की, तो गवर्नमेंट ने अखबार में लिख के दिया कि हिमाचल की सूखी लकड़ी हिमाचल की गरीबी को दूर करेगी, हिमाचल की सूखी लकड़ी करेगी हिमाचल की गरीबी को दूर। ये अखबार में दिया गया, बाकायदा गवर्नमेंट ने लिखा। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश में हर जगह गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग समय पे परमिशनें दे दी कि आप पेड़ काटिए, जो भी पेड़ सूखे हैं उनको आप गवर्नमेंट को यहाँ दीजिए। यहाँ से वो पेड़ अपना यमुनानगर जा रहे थे,
और वहां से उसका क्या बन रहा था कुछ मालूम नहीं है। अगर मैं पर्टिकुलर अर्की क्षेत्र की बात करूं या डिस्ट्रिक्ट, सूखी लकड़ी की आड़ में हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। मतलब अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में इतनी कोई सूखी लकड़ी थी ही नहीं कि वो हजारों हजार, अभी भी अगर आप जाओगे, मैं अर्की क्षेत्र या पर्टिकुलर बिलासपुर क्षेत्र की बात करूं, अभी जहां हम बैठे हैं गांव सरियाज में, यहां से मात्र 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर एक चीड़ का जंगल है, चीड़ के पेड़ों का। वहां पे अगर आप देखोगे ढेरों के ढेर पेड़ पड़े वहां पे काट करके। वहां आज से साल पहले कोई सूखा पेड़ था ही नहीं। हम डेली उस पास से निकलते हैं, डेली गुजरते, वहां पेड़ इतने सूखे थे ही नहीं। मगर वो पेड़ अब कहां से वो सूख के आ गए, कहां से वो पेड़, इतने सारे ढेरों पेड़ काट रखे हैं, वो वही नहीं है। ध्यान देना, इवन चीड़ काटा हुआ है और सफेदा लगाया हुआ है। अब वहां उसकी जगह क्या पेड़ लगेगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा इतने पेड़ काट क्यों रहे भाई, गवर्नमेंट के आदेश में क्या भी सूखी लकड़ी, मैंने कहा कहां से आ गई सूखी लकड़ी। पहले आग लगाओ, फिर वो सूखी लकड़ी बनाओ, फिर उसको काट करके बेचो, उसकी जगह क्या लगाएंगे मालूम नहीं है। उससे कितना नुकसान पर्यावरण को हुआ ये हम सब जानते ही है। हमारे खेतों में सुअर का आना, बंदरों का आना, कहां से आ रहे हैं, जंगलों से तो आ रहे हैं। यही नहीं है, प्राइवेट लोगों को भी कहा गया कि आपके खेतों में भी सूखी लकड़ी काटो, उसको और दो आप। अगर मैं पर्टिकुलर की क्षेत्र की बात करूं, लगभग 5 से 10 हजार गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट सोलन या अर्की क्षेत्र या नालागढ़ क्षेत्र की मैं बात करूं, लगभग इतनी गाड़ियां 10,000 के आसपास की गाड़ी यहां से पेड़ काट करके वो यमुनानगर पहुंचाए गए। वहां उसका क्या बनेगा, शायद वहां गत्ते बनेगा, कुछ और बनेगा, मुझे नहीं, प्लाईवुड भी शायद सुना कि उसके प्लाईवुड भी बनते होंगे। चीड़ एक ऐसा पेड़ था जो हमारे मकानों में भी हम यूज करते थे, हमारे अपने खेतों के आसपास होता था, हमारे से मकान भी बनते थे। तो ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ऐसे पूरे हिमाचल में आपने देखा होगा जब बाढ़ हुई थी, बाढ़ से प्रभावित जब वो पूरी नदियां नाले बहने लगे, वो स्लाइड्स होने लगे हिमाचल प्रदेश में, मंडी में, वो आपको देखा कितनी वो पुष्पा फिल्म का जो सीन है वो याद आने लग गया सारे लोगों को कि वो इतनी लकड़ियां, सारे लोगों ने ये तो पुष्पा फिल्म वाला सीन हो गया भाई, इतनी लकड़ी यहां कहां से रही है। अगर आप आज भी उस वीडियो को किसी अखबार ने या किसी वीडियो अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसको वीडियो बना करके रखा है या सोशल मीडिया ने, कहीं सर्च करोगे तो आपको नेट पे वो चीज मिल जाएगी। वो पेड़ कब कटे, कहां से कट गए, ये सारा गवर्नमेंट ने कटवाए। उसमें से चीड़ के ही पेड़ नहीं थे, उसमें से जो पुष्पा वाला जो सीन अगर आप लोगों ने उसमें वीडियो में देखा था, वो देवदार के भी वृक्ष थे। और वो देवदार के वृक्ष जो एक एक वृक्ष की कीमत लाखों लाखों रुपए में है, वो कहां गए, कहां कैसे, कुछ कह नहीं सकते ना। ये कहां कैसे गवर्नमेंट प्लान कर रही है, खाली कि हमारे को रेवेन्यू की जरूरत है। अब मुझे नहीं मालूम उसमें रेवेन्यू की जरूरत थी या नहीं है, क्या पेड़ काट करके ही रेवेन्यू को पूरा किया जा सकता है। अब मैं बताता हूं किस चीज की जरूरत है। यह आपने जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया मेरे लिए। अब आप इसको समझिए पूरे कहानी को। इस गेम को समझने के लिए आपको सिस्टम का स्ट्रक्चर समझ में आना बहुत जरूरी है। पूरा स्ट्रक्चर समझ में आना जरूरी है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये किस तरह से काम करता है, किसके लिए काम करता है, क्या इसका पर्पस है और इससे इनको क्या फायदा होगा और हमको कहां भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भुगतेगी सिर्फ जनता। इनके पास आलीशान अपने जंगल हैं, आलीशान आइलैंड खरीदे हुए हैं, इनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हम लोग भुगतेंगे। जो ये जंगल काटने की स्कीम है, जो ये खेत के पेड़ काटने की स्कीम है, ये आपके पास और हमारे पास गांव में आई थी कभी आज से 35-40 साल पहले। जो स्कीम अब इनके पास यहां आई है, जो कीमती पेड़ शीशम के होते थे हमारे वहां, आम के होते थे, वो सारे पेड़ काट करके वहां पेड़ लगा दिए सफेदे के। यहां से नीचे से आओगे आप, इस रास्ते पे हमने आते हुए देखा सफेदा इतना लगा रखा है इन लोगों ने, आपने भी देखा होगा। वो भी यमुनानगर ही जाएगा, पॉपुलर और सफेदा वहीं जाता है। अब मैं सोच रहा था कि यहां पर सफेदे का क्या मतलब है। इसका मतलब जहां से उनको पानी की कमी करनी होती है, जहां पानी ज्यादा होता है वहां नहीं, पानी की कमी जहां इनको करनी है, बाद में वहां दिखानी है, बाद में उसको रेड जोन घोषित करना है, वहां पर आपको ट्यूबवेल का और समर्सिबल का कनेक्शन भी नहीं देंगे। हमारे हरियाणा में ये चालू है। यानी पहले आपके यहां पर सूखा लाया जाएगा,
पहले आपके पेड़ काटे जाएंगे, सारी काट दी ना, तो बारिश ना हो ऐसा अरेंजमेंट किया जाएगा। तो ये मेरे हरियाणा में भी हो रहा है, आपके हिमाचल में भी हो रहा है। तो यहां का ये पर्यावरण ये खराब कर दिया, बारिश नहीं होगी तो फसलें नहीं होंगी, फसलें नहीं होंगी तो नौकरी ढूंढने निकलोगे, नौकरी आपको गांव में नहीं मिलेगी, गांव से बाहर जाना पड़ेगा, गांव से बाहर चले जाएगी अगर आपकी अगली पीढ़ी, तो इस गांव को बचाने वाला कोई बचेगा नहीं। बूढ़े बुजुर्ग 10-20 साल में निकल लेंगे, जवान कहेंगे गांव में कुछ था ही नहीं, हम क्या करते। जैसे अभी भाई साहब ने बोला ना कि शुरू पहले दिन से है, अरे भैया आपके पहले दिन से होगा, हिमाचल के पहले दिन से नहीं है। फिर ताऊ ने बताया कि ना 20-25 साल से है, क्योंकि भाई की उम्र ही 30-35 साल हुआ है, तो 8-10 साल के बंदे को अकल नहीं होती है। तो चीजें समझ में कब आएंगी, जब हम अगली पीढ़ी को भी अभी बता देंगे कि देखो ये सिस्टम में बैठे आदमी कर रहे हैं। देवदार के पेड़ काटने वाली ये सरकार नहीं थी, आज के टाइम पर कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में। देवदार के पेड़ हिमाचल की सरकार ने नहीं काटे हैं। सुखू को क्यों लेकर के आए थे मुख्यमंत्री, क्योंकि कठपुतली की तरह काम कर सकता है, जैसे जयराम कर रहा था, उस सिस्टम के जैसे जयराम कर रहा था। अकल उसको भी नहीं थी। इनको ढूंढना होता है गधा, कौन सी पार्टी में कौन गधा है सबसे बड़ा, उसको बिठाना होता है मुख्यमंत्री के पद पर तय करने के लिए, ताकि वो कुछ भी अपने तरीके से ना कर पाए, जो उसको पॉलिसी बन के आ जाए दे दो। अब अखबार की हेडलाइन को देखकर और सरकार की परमिशन को देखकर हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। जब हम कुछ बोल नहीं पाएंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जब कुछ कर नहीं पाएंगे तो सर्वनाश होना तय है। अब जो आपने बता दिया कि ये लकड़ी की कटाई के पीछे खेल क्या क्या है। नंबर 1, जंगल सब कुछ देता है, सब कुछ। रहने के लिए जगह चाहिए, जंगल में रह सकते हो। जगह बनानी है, जंगल से लकड़ी ले सकते हो। खाना बनाना है, जंगल से लकड़ी ले सकते हो। पकाना है तो खाने के लिए मतलब बीमार हो जाओ, जड़ी बूटियां मिल जाएंगी, आप फल मिल जाएंगे। कुछ बनाना नहीं है तो जंगल से फल मिल जाएंगे। यानी इंसान के सर्वाइवल के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो जंगल है। यानी जो इंसानियत के खिलाफ लोग होंगे उनके लिए जंगल काटना जरूरी है, अगर वहां के इंसानों को खत्म करना है तो। आपको खत्म कर दिया जाए और अगली पीढ़ी को नपुंसक, तो जिसको वो चाहेंगे टीके से उसी को बच्चा पैदा होगा, बाकी नहीं। हो रहे कि नहीं हो रहे IVF से बच्चे पैदा? लग गया ना पता। अब तो बीज पूरा कंट्रोल में उनके हो जाएगा। तो हिमाचली बीज खत्म। हिमाचल में किसका बीज देंगे, किसको देंगे, क्या पता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा 1-2 बच्चा जो कंप्यूटर चलाने के लिए बचा रहे, वो इतने बचा के रखेंगे, बतेरे हैं, तो बाकी का क्या करना है? बाकी तो कबाड़ समझते हैं बाकी को तो। और हम लोग आपस में, आपने बोला ये एक समस्या बताई है आपने कि भाईचारा बिल्कुल समाप्त हो गया है। जब भाईचारा समाप्त हो गया तो फिर हम किस लायक हैं? क्योंकि भैया मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है। यदि समाज ही उसके पास नहीं है तो फिर मरा ही समझो। फिर तो उसको जिंदा आदमी नहीं बोल सकते जिसके पास भाईचारा नहीं है, जिसके पास लोग नहीं है, जिसके पास समाज नहीं है, उसको नहीं मतलब। अब जंगल खत्म होगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो आपको टूटी का कनेक्शन मिलेगा, टूटी का कनेक्शन मिलेगा तो आपकी गर्दन को दबाया जा सकता है। या तो ये वाली वैक्सीन लगवाओ, नहीं तो पानी नहीं आएगा। या तो ये वाली वैक्सीन लगवाओ, नहीं तो बिजली नहीं आएगी, नहीं तो राशन नहीं आएगा, नहीं तो बाजार में नहीं जा सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते, पेपर नहीं दे सकते। कंट्रोल नंबर 2। तीसरा नंबर, जंगल नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगी, एक टाइम ऐसा आएगा पक्का जब आपके पास ईंधन जलाने के लिए नहीं बचेगा। क्योंकि ये सब होने के बाद एक दिन कोई आप और हम जैसे व्यक्ति खड़े होंगे जो अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि पेड़ नहीं कटने देंगे, गर्दन काट लो। उस वक्त उनको यह सख्त कानून बनाना पड़ेगा कि अब आप जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते। तब आप सूखी लकड़ी भी लाओगे तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। सूखी लकड़ी लाओगे ना फिर उस दिन। अब सूखी लकड़ी के नाम पर गीली लकड़ियां, गीले पेड़, मतलब बिल्कुल हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। पहले जंगलों को आग लगाई जा रही है। ये यहां तारादेवी में, शिमला में हो रहा है। जंगल के जंगल आग लगा दिया 500 एकड़ पे।
और बाद में वो सूख गया जंगल तो उसको काट रहे हैं, अब वहां कटा पड़ा है सारा का सारा, और पहले से वन विभाग ने वहां पर खड्डे खोद रखे हैं। और मैं उनको ये कह रहा था ये हरामी यहां हाइब्रिड पौधे लगाएंगे ताकि वो हाइब्रिड पौधा वहां की पूरी मिट्टी को खत्म कर दे कि आने वाले टाइम में यहां का जो असली पौधा है वो कभी पैदा ना हो पाए, जड़ी बूटी पैदा ना हो पाए। हाइब्रिड पौधे लगाने हैं उनको, ये हमारे वहां हो चुका है, ये आपको पता चल जाए। अब आप सोच कर देखिए, पुराने जंगल कटने के बाद जब क्राइसिस आएगा एनवायरनमेंट का, और हम जब लोग जागेंगे, जिस वक्त जागेंगे जब सांप निकल चुका होगा, हम उसके जाने के निशान के ऊपर लाठियां मार रहे होंगे, तब कानून पास होगा कि भाई अब तुम हरे छोड़ो सूखे भी काट नहीं सकते। तब आपको गैस सिलेंडर देंगे, गैस सिलेंडर का कनेक्शन आधार कार्ड के साथ जुड़ेगा, और आधार कार्ड बंद कर देंगे अगर अगली वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो। ठीक है, टोटल कंट्रोल। इसी तरह से मीटर का बिल, बिजली का बिल, बिजली के कट इसलिए लग रहे हैं, प्रीपेड है ना, प्रीपेड की तरह है ना। मतलब ये हो गया कि आप जब नहीं दोगे तो कनेक्शन कट जाएगा, अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो सिस्टम बोलेगा कि आप लोग बिल नहीं भरते हो, बिल नहीं भरते हो, तुम बिजली बनाते कहां से हो? बोला हम डैम से बनाते हैं। अच्छा डैम किसका है भाई? वहां जो लगा टरबाइन, जो कंपनी को जो काम करने के लिए, डैम किसका है? हमारे पुरखों का है ना, जो हिमाचल का आदमी है वहां का है ना। तो तुमने यहां कंपनी लगाने का किराया दिया हमको? मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं, यदि आप लोगों को कभी समझ आया, मैं आप पहली बार जो लोग आए हैं मैं उनसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करता कि आज ही आपको सब समझ आ जाए, पर कभी समझ आया कि अगली पीढ़ी के लिए लड़ना बहुत जरूरी है और हमको लड़ना ही पड़ेगा, उस वक्त आपको यह पता चलेगा कि आपको खत्म करने के लिए आपका जो बॉडी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेटिंग है उसको डिस्टर्ब करने के लिए बिजली और बिजली के उपकरण बहुत जरूरी हैं। तो उस दिन आपको पता चलेगा, आप अगर 1 रुपया भी बिजली का बिल नहीं दोगे ना तो भी ये बिजली आपको फ्री देंगे, क्योंकि आपको खत्म कर, ये आप बिजली नहीं आएगी तो मोबाइल नहीं चलेंगे, मोबाइल नहीं चलेंगे तो ऑनलाइन नहीं चलेगा, और खड़े हो जाओ जाकर बैंकों में, गांव के गांव। भाई 8 गांव तो आ गए हैं, 80 गांव होने में कितना टाइम लगता है, और फिर पूरी विधानसभा होने में कितना समय लगता है? विधायक जी को बोलो हम नहीं यूज करते मोबाइल, भाई ना हम मोबाइल यूज करते तो हमारा ऑफलाइन करो, हमको कैश दिलाओ, सारा कुछ कैश लेना चालू कर दो। कैश लेना, कैश डिमांड करते ही पूरा सिस्टम कह देगा बिजली चलाओ इनकी, भाई कैश नहीं देंगे, बिजली चलाओ इनकी, ऑनलाइन ही लो जो कुछ लेना है। मतलब ये आपने नहीं देखा है, आपको कभी किसी टाइम पे बिजली फ्री के जैसी मिली है, कितनी मर्जी यूज करो, हिमाचल के लोगों के लिए बिजली फ्री के जैसी। लेकिन ना जी, अब क्या होगा, अगर आपने गांव में अपने घर में छोटी सी दुकान भी कर रखी है, उसका अलग मीटर लगेगा कमर्शियल। अब सिर्फ दो ही मीटर पे सब्सिडी दे रहे हैं, बाकी पे पूरे रेट। ठीक है ना। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, अभी सब्सिडी तो खत्म कभी भी हो जाएगी, उसकी चिंता ना करो, 2 मीटर पे ही छूट है। कोई बात नहीं, अभी 2 पे भी नहीं होगी आने वाले टाइम में, चिंता क्यों कर रहे हो? जिसके घर में 2 से ज्यादा गाय है उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी, उसको पूरा रेट देना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? क्यों? आपके यहाँ दूध लेने के लिए आते हैं ना वो, तो इसका मतलब आप व्यापारी हो, इसका मतलब गाय का इस्तेमाल व्यापार करने के लिए करते हो, तो कमर्शियल लगना चाहिए ना तुम्हारे पास तो मीटर। तो सारे व्यापारी, मैंने क्या कहा, भारत व्यापारी नहीं है, भारत व्यवहारी है, व्यवहार से चलता है। तो व्यापार में डालना जा रहा है हर व्यक्ति को, इधर से अनाज बेचो, सेब बेचो, अनार बेचो, पलम बेचो, जो बेच सब बेचो, दूध भी बेचो, पूत भी बेचो, सब बेच दो। वो ऐसा कह रहे ना, दूध बेच दिया पूत बेच दिया, यही बोलते थे हमारे पुरखे, है ना। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप सब बाजारू हो जाओ, बाजार के ऊपर निर्भर हो जाओ, परिवार के हिसाब से नहीं चलना, बाजार के हिसाब से चलना है। तो अब हाँ, मीटर हो गया, मीटर का कहानी ये हो गया कि भाई ना टोटल कंट्रोल, बिजली वाला पॉइंट आ गया, लकड़ी वाला पॉइंट आ गया, जंगल वाला पॉइंट आ गया। तो अब आप यहां से निकल करके क्या निकल करके आया, यदि आपको
इन जंगली जानवरों का प्रकोप अपने यहां से रोकना है तो क्या क्या रोकना पड़ेगा? जंगल की कटाई रोकनी पड़ेगी, जंगल बचाने पड़ेंगे, उनको हैबिटेट देना पड़ेगा और इंडस्ट्री को भगाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा रास्ता है? बताइए। नहीं है। हमको समाधान चाहिए, विधायक जी बैठे हुए हैं, हमको समाधान चाहिए, बात खत्म। और समाधान हमारे पास है। मुझे नहीं पता कैसे जाएगी इंडस्ट्री, तुम नहीं करोगे तो पूरा गांव करेगा। हम विपक्षी को कहेंगे, जो उस टाइम मौजूदा विधायक है, सत्ता पक्ष को और विपक्ष दोनों को कहेंगे, तुम बताओ समाधान क्या हो, हमको समाधान चाहिए। या तो एक काम कर लो, जो समाधान के खिलाफ है, इस समाधान के खिलाफ है, हमारे हर नुकसान का मुआवजा तुम भरोगे, या तुम बता दो समाधान। क्यों जी, बैठे नहीं ना हम तो कभी। अब जंगल की कटाई कौन रोकेगा? आपका यूथ रोक सकता है, सारा दिन घूमता रहता है गाड़ियों के अंदर, ठीक है। रोकेगा कैसे? अवेयर करना पड़ेगा। अवेयर कैसे करोगे? बात करनी पड़ेगी, ट्रेंड करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, समय लगेगा, समझ लगेगी, संयम लगेगा। मिनिमम 3 साल। कोई अगर इस काम पर 3 साल दौड़ सकता है तो, अगर 25 साल से किसी समस्या को ढो रहे हो और 3 साल की मेहनत के बाद इसका समाधान संभव है, तो घाटे का सौदा है कि फायदे का है? परमानेंट सोल्यूशन की गारंटी है। 3 साल तक आप लोग महिलाओं में जागरण की जिम्मेदारी ले लो, समझा देंगे हम। आदमियों में जागरण की, केवल जागरण करना है, बता देना है, समझ में आए चाहे ना आए, कुछ नहीं करना, कोई पैसा नहीं लगना इस काम में। जहां जा रहे हो वही काम चालू हो जाओ। बस में जा रहे हो चालू हो जाओ, ट्रेन में जा रहे हो चालू हो जाओ। सब्र रखना है 3 साल। समस्या तो है, 3 साल की बाद गारंटी, आप इसको आप अवेयर कर दो, भाई बताओ तो सही। कोई कहेगा ये तो चल ही रहा है, कोई कहेगा मैं तो जब से पैदा हुआ हूं देख ही रहा हूं। ना भाई, ठीक है तू देख रहा होगा, पर समस्या तो है, हमको ये खत्म करनी है, बात खत्म। आपको इसके अलावा कोई दूसरा समझ में आता है? जानवर को हैबिटेट तो चाहिएगा ना, और इस धरती पर उसका बराबर का हक है, चाहे आदमी अपने हिस्से में से दे, हमें क्या मतलब है? उस जानवर को क्या मतलब है यार? तुमने उसके हिस्से का खाया है तो तुम उसके हिस्से का तो देना पड़ेगा ना। क्यों जी बाबा जी, ठीक कह रहा हूं ना? गलत बात तो नहीं कही मैंने। मतलब अगर, क्योंकि आपकी समझ में कोई दूसरा एंगल आता है तो फिर उस पर बात करें, नहीं तो इस पे मुझे नहीं लगता इस पे गांव का कोई भी आदमी असहमत हो जाएगा। क्यों? फैक्ट्री वाला आदमी असहमत होगा, कंपनी वाला होगा, सरकार वाला होगा, पार्टी वाला होगा, गांव का आदमी होगा तो वो नहीं होगा सहमत इसमें। बोलो जी, क्या हम इस मते को 100% मत से पास कर सकते हैं, या कोई एक आदमी खिलाफ है इसके? बताओ, अरे बताओ, सहमत हैं? हाथ खड़े करके बताना कौन कौन सहमत है। नहीं, जिन्होंने नहीं करा वो तो सहमत नहीं है। अब हो गया सबका। इसका मतलब समाधान संभव है, परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समझ, क्या नहीं? नंबर 2, नंबर 4 समस्या होगी, 4 हो गए ना? कुत्ते की, नीलगाय की, जंगली सूअर की और बंदर की। दूध के रेट नहीं मिलते और समय पर पेमेंट नहीं मिलती। कल हम इस विषय पर बात कर रहे थे, आप बताना क्या यह समाधान अच्छा है या बुरा है। दूध के रेट यहां पर प्राइवेट कंपनी दे रही है 30 से 35 रुपया, ठीक है। हम ये कहते हैं, हमने एक प्रोजेक्ट लगाया है हिमाचल में। हाँ चल, पहले तो आप ही से पूछ लेता हूं, क्या समाधान हो सकता है इसका? धक्के से ले ले, या स्ट्राइक कर दे, या आते ही पीटना चालू कर दे? क्या समाधान आपके दिमाग में है इसका कुछ? क्योंकि वो तो देखो, वो क्या रेट देगा वो तो वही तय करेगा। उससे ज्यादा लेने वाला जो अनाउंसमेंट किया था वो सरकार ने किया था, विधानसभा में बैठा मुख्यमंत्री ने किया था।
कांग्रेस पार्टी ने जो प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हारा गाय का जो दूध है वो 80 से 100 रुपए खरीदेंगे, वो खरीद नहीं रहे। एजेंसी चालू हुई, खत्म हो गई। भैंस का दूध है वो भी खरीद नहीं रहे, उनके खरीदने वाली एजेंसी बंद, लेकिन प्राइवेट एजेंसी चालू। काहे को? क्योंकि कारण है, एक तो दूध जो पैदा कर रहा है उसको व्यापारी बनाना है। दूसरा फैक्टर, ज्यादा दूध पैदा करने के लिए वो हो सकता है अपनी गाय भैंस को कुछ समय के बाद टीके लगाने चालू कर दे। किया कुछ जगह चालू कि टीके से थोड़ा और आधा किलो निकल जाए, 2 किलो निकल जाए। अभी नहीं किया, पर आने वाले समय में पॉसिबिलिटी है, संभावना है। लालच में हो जाएगा, ज्यादा पैसा कमाना है। और यदि सरकार खरीद नहीं रही, सरकारी एजेंसी, तो प्राइवेट हाथों में जाना जरूरी है। और प्राइवेट को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, वो आपका दूध कभी भी नहीं खरीदेगा बड़े रेट पर। अभी वो किस रेट खरीद रहा है? 30 या 35? लास्ट 40। अच्छा मुझे बताइए कितने रेट में आपको वारा खाता है? 50 तक बिक जाए, फायदा हो जाएगा। 51 रुपए है, गवर्नमेंट ने किया हुआ 51 रुपए। अगर 51 रुपए बिक जाए तो बात बन जाएगी। 51 से ऊपर 52 हो जाए, हाँ जी, 52 रुपए में गांव वालों को फायदा हो जाएगा। अगर 50 में राजी थे आप तो फायदा ही है भैया। 37 रुपए में बिक रहा है, 37 का आधा जोड़ोगे 15। मतलब 18 बनता है, लगभग 18.5। 37 और 18 अगर सीधा 1.5 गुना कर दे, चलो 55 कर देते हैं। 55 में मौज हो जाएगी या नहीं होएगी क्या? भाई बोल तो दो। 1.5 गुना कीमत होगी अब तो। 200 रुपए दे दें, 200 में भर जाएगा। बोलोगे जब भी तो पता लगेगा। बताओ कितना? बोलो अपने हिसाब से बोलो, बताओ जरा। देखो ना, एक दिन में 1.5 गुना हो रहा है। पहली बात तो यह है कि हम सब लोगों को दूध बेचने की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। हमारे गांव का माहौल यह होना चाहिए कि जितना दूध हो दबा के सब पियो, जिनके यहां नहीं होता वो भी पियो, ठीक है? खुशहाली होगी। देखो आप लोग जो बेच रहे हो अपने खर्चे चलाने के लिए बेच रहे हो, उसका रीजन ये है कि आपके परिवार के जो मेल मेंबर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो या तो ईएमआई में जाती है, या पेट्रोल डीजल के खर्चे में चली जाती है, या दारू की बोतल में चली जाती है, या दूसरे नशे में। गलत है कि सही है? और घर की महिलाओं को ये दूध बेचना पड़ रहा है अपने बच्चों की फीस के लिए, अपने बच्चों के खर्चे के लिए। मैं महाराष्ट्र गया था, वहां भी महिलाओं का ये हाल है। यूपी गया, बिहार गया, जिस जगह पर मैं गया वहीं पर मैंने देखा गांव की घर की महिला को काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसका आदमी जो है वो या तो कमा नहीं रहा है, या जितना कमा रहा है उससे ज्यादा खर्चा ही कर रहा है। मोबाइल पे, रिचार्ज पे, इंटरनेट पे। कई लोग तो मोबाइल पे जुआ खेलने लग गए, गैम्बलिंग चालू हो गया, नशा करने, वो इन सब चीजों के ऊपर। तो नशा वाली प्रॉब्लम आएगी आगे, उसको भी दूर कर देंगे। अगर नशा दूर हो जाए और घर में जितना आदमी कमा रहा है वो सारा बचने लग जाए, फिर तो दूध बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, ठीक है जी, चल कोई नहीं। हाँ जी बताइए आप। फिर हो सकता है खत्म, मतलब ज्यादातर की समस्या खत्म हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो दूध है, अगर इसका हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, इसका सबसे बेहतर उपयोग क्या कर सकते हैं हम। मैंने देखा कि आपकी जो गाय भैंस हैं वो सारी की सारी अभी खेत का बिना केमिकल का चारा खा रही है, या केमिकल वाला है? केमिकल वाला है सर, फीड वही दे रहे हैं। चालू हो गया, चालू है, मतलब बिना केमिकल का शुरू किया जा सकता है। हाँ हाँ दे दो चाय। बिना केमिकल वाली फीड। हाँ जी, फीड आती है सिर्फ एक केमिकल की
जो बनती है, मतलब बाकी उसके अलावा तो घास तो अपने घर का ही है ना। चलो उसको रोका जा सकता है, अगर जागरण करेंगे समझ आएगी तो स्प्रे तो रुक जाएगी। अब बात यह है, जो बिंदु है वो ये है, यदि आप बिल्कुल अपने डंगर को, अपने गाय को, भैंस को प्योर घास देना चालू करते हो, और हम यहां पर जेएसएम के साथी जो यहां के हिमाचली जुड़ेंगे, वो जो और जुड़े हैं, वो हम ऐसा ही प्रोजेक्ट जो हमने राजस्थान में चालू किया है वैसा ही प्रोजेक्ट अगर हम यहां शुरू कर दें तो आपके लिए कैसा रहेगा ये बताना। हमने ये प्लान किया कि हम एक घी का प्लांट चालू करेंगे, सारा दूध हम इकट्ठा करेंगे, जिनसे जितना दूध आता है उस दिन का उतने का उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी, घी में जितना प्रॉफिट होगा सब मालिक। बताओ इसमें फायदा, आपको कंपनी का मालिक बनना, समझे नहीं सर, दोबारा मतलब जो कंपनी आपसे खरीद रही है ना वो कंपनी हम खरीद लें, अगर नहीं समझे, वो कंपनी आप ही की हो, तो मालिक की दूसरी जो कंपनी लेने के लिए आ रही है आपसे वो कंपनी आप ही की, यानी कि आपसे अगर कोई कंपनी 40 रुपए लीटर अगर दूध ले रही है तो वो तब तक नहीं लेगी 40 रुपए लीटर जब तक उसका 400 रुपए बनाकर नहीं बेचेगी। वो 10 गुना मिनिमम का है टारगेट उनका, जो भी वो आपको जो भी लागत लगाते हैं 10 गुना। वो कैसे बनाते हैं, वो उसका पनीर बनाते हैं, और पनीर बनाते हैं तो कम से कम ये समझो कि ज्यादा नहीं कहता तो 600 रुपए किलो, 500 रुपए किलो पनीर बेचते हैं। उससे वो बर्फी बनाते हैं, 800 रुपए 900 रुपए किलो वो बर्फी बेचते हैं। पनीर भी सब लोगों को बेच रहे हैं, बर्फी भी लोगों वो हाँ वो को एक्सेस हो गया, तो फिर वो गांव को एक्सेस, पैसा वहीं जा रहा है ना। बर्फी भी फीड भी उससे आ रही है, हाँ। पैसा वहीं कट, गांव की महिलाओं को बचता ही कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा ना, मतलब फीड का पैसा कट गया, ऊपर से पनीर का पैसा कट गया, साल में 2-3 बार मिठाई का पैसा, बस उसका पैसा कट गया, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। अब मैं ये कह रहा हूं आपको, आपकी कंपनी है, हम जो 80 रुपए किलो दूध है उसमें हम 80 रुपए का रेट लगा लो दूध का, छोड़ो आप 20 रुपया, 50 रुपया, 55 रुपया, उसके हिसाब से बचाओ। 80 रुपए के हिसाब से हम दूध अगर इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उस दूध से हम अपने प्रोडक्ट बना करके अपनी हिस्सेदारी, अपना परसेंटेज निकालते हैं कि ये इस हिसाब से निकालते हैं, तो हम अपनी एक कंपनी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं। अब तो सर दूसरा एक और होगा जिसमें हम सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे, ये पहली शर्त होनी चाहिए कि हम सब लोग एक शपथ लेंगे। शपथ ये होगी, ना तो एक दूसरे के साथ चीटिंग करेंगे, ना एक दूसरे के हिस्से का खाएंगे, ना बाहर से किसी से मदद लेंगे, और ना किसी बाहर के आदमी को एंटर होने देंगे। हमारी कंपनी, हमारा रोल, काम करना आप सबको आता है, दूध से घी निकालना सबको आता है, बेचना हमको आता है, ठीक है ना। कोई आपसे परसेंटेज नहीं चाहिए, कोई आपसे हिस्सा नहीं चाहिए। आपका काम है गांव की प्रत्येक महिला को इस मिशन के साथ जोड़ना, किसी साले से उधार नहीं लेना, किसी को देना नहीं। बताओ संभव है? बताइए जी, पॉसिबल है? पहले तो आपके मन में संभावना दिखनी चाहिए कि संभव है। भाई पहले तो हमें लगना चाहिए कि यार ये संभव है। भले ही आप आज मेहनत करने लगो, लोगों को समझाने 6 महीने में समझ में आ जाए, क्या दिक्कत है? साल में आ जाए, अरे 3 साल में आ जाए भैया। आज के जैसे कल हम आपको बुलाने गए थे, गांव में बुलाने गए, रात को हमने क्या कहा था, ये भाई भी आए थे रात को, हमने उनको भी कहा था कि भाई आप आना कल को। तो हमने, हमारे मन में क्या था विचार, सबसे पहले एक बार मन में आया, अरे गांव वाले नहीं आए तो हमने कहा अभी कौन सा आए हुए हैं भाई, 0 तो अभी पे है ना, कोई नहीं आया मतलब उस पोजीशन पे तो हम है ना। पर प्रयास करने के बाद एक भी नहीं आएगा, मैं मानता ही नहीं। आएंगे, अभी हम लोग इतने जलील थोड़ी हुए हैं कि घर आए मेहमान को ऐसे उनके बुलावे पे आए बिना, अभी इतने नहीं हुए हैं।
मानते हैं अब हम अलग हो गए, अभी टूटे हुए हैं, भाईचारा नहीं है, पर इतना भी नहीं टूटा हुआ है। अभी हमारे अंदर कुछ बचा है, उस बचे हुए को बचा लें तो भी बड़ी बात है। जो अभी है ना अंदर, जो थोड़ी बहुत इंसानियत बची है, उसको बचा लें, वो बड़ा काम है। तो दूध के रेट की समस्या का समाधान हो सकता है। हो गया हो ही गया। चलो जी, आप घी का तो फिर रेट ही अलग होगा, वो बाद में अरे वो आपका काम नहीं है। आपको पेमेंट उस हिसाब से मिल जाएगी, हम रेट जिस हिसाब से रखेंगे आपका मिल जाएगा। कम से कम 55 तो देंगे। यही रखना है। देखो 55 रुपए लीटर आपसे दूध लेंगे, देखो कमाल की बात, 55 रुपए लीटर आपसे दूध लेंगे, फिर उस दूध को गर्म करने के लिए आपसे उपले लेंगे, वो भी खरीदेंगे गर्म करने के लिए, फिर उसको गर्म करके और जमा करके घी बनाने में जो महिलाएं उसमें मदद करेंगी उनको तनख्वाह देंगे। और बताओ क्या चाहिए भाई, है कि नहीं? उसके बाद वो कितने का बिक रहा है, आपको कोई दिक्कत है? फिर हम चाहे 15,000 रुपए किलो बेचे, नहीं तो आप बेच लो। आप ही के पास से सब जाएगा, आप ही को करना है सब कुछ, सब जो करना आता है, सिर्फ जिसको मजा आ रहा है करने में, वो फालतू नहीं। पॉसिबल है। चलो जी, अब आ गए जी, कर्जा एक इशू है। कितने % घरों पे कर्जा है, बताओ जल्दी से। गांव में कितने % पे है? 100 में से कितनों पे है? सब पे है। आप सारे, ऐसा कोई नहीं है ना, कौन कौन है जो इस वक्त कर्जा चुकता करने में मुश्किल में है? सभी मुश्किल में है। मैं आपको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि बैंक वालों ने आपके साथ फर्जीवाड़ा किया हुआ है। हेमचंद भाई ने अपने घर का ताला तोड़कर आप सबको बता ही दिया है कि फर्जी बैंक है ये नहीं, चोर बैंक वाले हैं ये नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं, पूरे देश से लाखों लोग इसके साथ हैं। अगर हेमचंद का आप साथ देते हो, आपका स्मॉल फाइनेंस का, ग्रुप का, पर्सनल, घर का कोई भी लोन आया हुआ है, पूरे गांव में से किसी एक व्यक्ति को 1 रुपया भी भरने की जरूरत नहीं है जब तक कि वो जवाब नहीं दे देते। बोलो मंजूर? बोलो जी बोलो। सीखना आपने है, बोलना आपने सीखना है, लड़ना आपने सीखना है। सखान की गारंटी इनकी मास्टर जी दे के जा रहा हूं, बाकी वीडियो दे देंगे, समझ लो और बस डंगे ठालो, लट्ठी ठालो। भाई देख, हम बिल्कुल तेरा पैसा तैयार पड़ा है, संदूक में पैक करके ताला लगा के रखा है कि जिस दिन तू आएगा तेरा सारा तेरे मुंह पे मार देंगे, पर तू बस ये कागज का जवाब दे दे बस। भाई ये तो गलत बात नहीं होगी भाइयों, छोटे गलत बात तो नहीं है। अगर बैंक फ्रॉड कर रहा है, उस बैंक फ्रॉड के खिलाफ तो लड़ना जिम्मेदारी है ना देश के नागरिकों की, ये हमारी जिम्मेदारी है, वरना ये हम सब लोगों को कंगाल कर डालेंगे। इसलिए जरूरी है ये लड़ना, और हम आपके साथ हैं। बात खत्म, कर्जा निपट गया। आज आवेदन भर देंगे, कल शाम तक आवेदन भर देंगे, हम घर पहुंचेंगे, उससे पहले पहले आवेदन सबके भर के आप आ जाओ, लेके सारे पूरा घर भरना सिखा दो, और आपका कागज आता रहेगा, चिट्ठी भेजते रहो, चिट्ठी भेजते रहो। और सीखना क्या है तब तक, उससे पहले मेरी पुरानी वीडियो चेक कर लो, देख लो, सुन लो, समझ लो, बात खत्म। बस कर्जे से पीछा छूट गया, 0 पे हो गए, बात खत्म हो गई, तरक्की चालू। हिम्मत आएगी ना, हौसला आएगा। अगला नंबर, कम मीठे बना दे यार, थोड़े ज्यादा अदरक की, अदरक लाया हो, ज्यादा पत्ती की। पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है या टीचर्स नहीं है? देखो पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके गांव में जैसी पढ़ाई हो रही है,
वो पढ़ाई आपके बच्चे को जीवन जीने के लिए कुछ सिखा रही है? पहले ये बताएंगी ना, आपके बच्चों को सिखा रही है कुछ? बच्चों से, बड़ों से बात कैसे करनी है, जीवन कैसे जीना है, कुछ सिखा रही है? सारे उल्टा ही चल रहे हैं ना, बच्चों को तो कोई मतलब ही नहीं होता ना। मतलब जो पढ़ाई वो पढ़ रहे हैं वो उनके काम की है कि बेकार है? पहले ये बताओ, क्या काम की है बताइए? क्या करेंगे पढ़ के, मुझे ये बताइए, पढ़ के क्या करेंगे? ना, स्कूल में कोई नॉलेज नहीं दी जाती, स्कूल में इतिहास गलत पढ़ाया जाता है, स्कूल में साइंस गलत पढ़ाई जा रही है, स्कूल में सामाजिक गलत पढ़ाई जा रही है, स्कूल में कुछ भी पढ़ाया नहीं जा रहा, केवल रट्टे मरवाए जा रहे हैं। नहीं है क्या? आपके इस गांव के लिए कैसे योद्धा चाहिए, ये जंगल बचाने के लिए कैसे बच्चे चाहिए, उन अगली 3 साल बाद समस्याओं के समाधान के लिए कैसे लोग चाहिए, ये आपका स्कूल तय करता है? नहीं करता है। हमारे पास वो टेक्निक है, अभी के अभी हम आपको एक वो देंगे नंबर, हमारा जो जनता सरकार मोर्चा का जो नंबर है, ये कुर्बान भाई का नंबर है इधर, ये हेमचंद भाई का, दोनों में से किसी को भी व्हाट्सएप करो कि हमको वो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग चाहिए। कौन सी? एजुकेशन वाली। एजुकेशन वाली ट्रेनिंग घर पे बैठ के करनी है, कहीं बाहर नहीं जाना, घर पे बैठ के वो ट्रेनिंग कर लो। आपको अपने बच्चे का टैलेंट, वो किस काम के लिए पैदा हुआ है, वो क्या काम करके खुश रहेगा, उसका असली टैलेंट क्या है, घर बैठे पता चल जाएगा। और गांव के सारे बच्चों के लिए उसमें से वो एजुकेशन आप अपने पूरे गांव पे इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो टीम में जुड़ के बता दो हेमचंद भाई को कि भाई ये वाला काम हम करना चाहते हैं, ये वाला काम एजुकेशन वाला हमारा मजे का है। तो हम अपने गांव से 5-7 बच्चों को जो इसमें इंटरेस्टेड हैं ट्रेनिंग देके उनको वैसा टीचर बना दे देंगे जैसे आपके बच्चे को चाहिए। अब जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, जिसको सरकारी स्कूल बोलते हैं, वो सरकारी स्कूल की जमीन गांव की है कि सरकार की है? सरकार कहां से लाई? गांव की है। वो सरकारी स्कूल की जमीन गांव ने दान दे रखी है, पैसा नहीं ले रखा, बेची नहीं है, वो गांव की ही है। हम गांव वाले जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन हम सरकार को एक चिट्ठी लिखेंगे, हमको 1 महीने के अंदर ऐसी पढ़ाई वाला स्कूल, ऐसी पढ़ाई वाले मास्टर, ऐसी पढ़ाई वाली व्यवस्था चाहिए। यदि तुम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते, हमें तुम्हारे मास्टरों की और तुम्हारी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। कृपया करके अपने मास्टरों को ले जाइए, हम अपना काम अपने आप चला लेंगे। गलत है कि सही है? अगर 8 गांव मिलकर भी एक स्कूल ऐसा नहीं बना सकते तो फिर तो लानत ही है 8 गांव के ऊपर। वरना 8 गांव से 8 बच्चे अपने बच्चों को तैयार करेंगे? बताओ गलत है कि सही है? तो पढ़ने के लिए घर गांव से बाहर जाने का कोई आवश्यकता नहीं, एक भी पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं। जितने बच्चे उस स्कूल में पढ़ेंगे वो किस टैलेंट के हैं, वो कैसे पता करना है, वो टेक्नोलॉजी आपको दे देंगे, वो कैसे तैयार करने हैं उसकी ट्रेनिंग आपको दे देंगे। सारी ट्रेनिंग हो गई, तो बच्चे कैसे तैयार करने वो हो गया। फिर आपको किसकी जरूरत है भाई? आपको मान लो आपके बच्चे पता लगे भाई 7 बच्चे म्यूजिशियन है, बहुत बढ़िया, तो म्यूजिक सिखाने वाला मास्टर चाहिए। म्यूजिक सिखाने वाला मास्टर चाहिए तो उसका खर्चा होगा 20,000 रुपया महीना। तो हमें क्या करना है, 20,000 रुपए को 8 गांव के हर घर में बांट दो। जिसके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा बीघा है, बीघा के हिसाब से बांट दो। 20 बीघा वाला इतना देगा, 10 बीघा वाला इतना, 1 बीघा वाला, आधा बीघा वाला इतना। जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा दे दे, जिसके पास कम है वो कम दे दे। फायदा कि नफा? ना नफा है कि नुकसान? सबका फायदा है ना इसमें। सबके बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम आपके गांव में बिना पैसा खर्च किए हो सकता है। हो सकता है कि हो गया? अगर दिमाग में आपके मन में विचार है कि ऐसा संभव है तो यह हो सकता है। और ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो पहले ये बताओ। वैसे होना चाहिए तो हो भी सकता है भाई। अगर आप ये कहते हो ना होना चाहिए,
भाई फिर कौन रोक रहा है हमको? गांव हमारा, बच्चे हमारे, सीखना हमने, सिखाना हमने, पढ़ाना हमने, पढ़ना बच्चों ने, बात खत्म यार। मोबाइल से कैसे पीछा छुड़ाना, इसकी गारंटी हमारी। व्यवहार ठीक कैसे करना, इसकी गारंटी हमारी। जीवन में कामयाब करके स्कूल से निकलेगा ऐसा बच्चा तैयार करना, इसकी गारंटी हमारी। बात खत्म। बोलो और क्या चाहिए? बताओ जी बताओ। कोई गारंटी लेते हैं? यहां कोई नहीं। ठीक जी, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, खत्म। मोबाइल खत्म, व्यवहार ठीक हो गया, सही सारा सेट। दिखावा ज्यादा, दिखावे का भी खत्म हो जाएगा। अब देखो मेरा कुर्ता फटा पड़ा, मेरे को बदलने की जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं बदलने की। सारे अपने तो लोग हैं भाई। दिखावा हम किसके सामने करते हैं? बाहर के लोगों के सामने। जब सब अपने परिवार के लोग हैं तो क्या दिखावा करना है? तो उस बच्चे को यह फील कराना है कि ये सारे 8 गांव मेरे हैं, ये सारे मेरे चाचा ताऊ हैं, मुझे किसी को दिखाना ही नहीं कुछ। बाहर जितनी दुनिया वो सारी मेरी है, वो देखते ही नहीं है मेरे को, मैंने कौन सा जूता पहना है, कैसा कपड़ा पहना है। वो मुझे इज्जत दे रहे हैं मेरे काम की वजह से। जब हम काम की इज्जत करेंगे, जब हम अच्छे काम की इज्जत करेंगे, बच्चा अच्छा काम करने लग जाएगा। जब आप गाड़ी वाले की इज्जत करोगे तो वो गाड़ी के पीछे भागेगा। जब आप पैसे वाले की इज्जत करोगे वो पैसे के पीछे भागेगा। आप किसको इज्जत देते हो? आपने उस बच्चे को दिखाना है ताकि वो बच्चा जान सके कि इज्जत किसकी करनी है, ताकि उसके मन में आए कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, ताकि मेरी भी इज्जत हो। क्योंकि हर आदमी इज्जत चाहता है, हर आदमी चाहता है ना। हम ही हैं बस कुछ लोग जो जलील हुए फिरते हैं, बाकी तो सब चाहते हैं इज्जत। अब तो उनको इज्जत देना सिखाएंगे ना, क्या दिक्कत है? चलो जी, हो गया, हो सकता है। नेक्स्ट, बीमारी बढ़ गई है, शरीर कैसे काम करता है, ठीक कैसे रखा जा सकता है, किस बीमारी में क्या इलाज हो, किस मौसम में क्या खाना है, सुबह क्या खाना, दोपहर क्या खाना, शाम को क्या खाना, किस तरह से इलाज किया जा सकता है। यदि हर गांव में इन सारी चीजों पे फ्री में इलाज करने वाला एक आदमी हो, जिसकी जरूरतों की जिम्मेदारी हम 8 गांव वाले ले लें, किसका 1 पैसा खर्च नहीं करना हो, फिर भी बीमार रह जाओगे? बताओ। अगर एक आदमी हो तो आप पूरे गांव में से जितनी महिलाएं, जितनी लड़कियां, जितने भाई हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, हमको दे दो। हम बढ़िया टॉप क्लास डॉक्टरों से, सारे वैद्यों से, सबसे सिखा देंगे शरीर कैसे काम कर रहा है, और वो बच्चा आपके गांव को अपने आप स्वस्थ रखना चालू कर दे। बस हम सारों को मिलकर के उसकी जरूरतों का तो इंतजाम करना। बस कितने लोग चाहिए आपको 8 गांव में? एक आदमी बहुत है, एक बहुत है ना। यहीं से जड़ी बूटियां इकट्ठी करेगा, यहीं से सारा सामान लेके आएगा, सारी मशीन। वो कह रहेगा इतनी बीमारियों वाले मशीन है, ये मशीन चाहिए, गांव वाले मिलकर मशीन ले आके उसको दे दो, बात खत्म। उसने क्या करना है भाई? वो अगर मशीन लाने के लिए उसे कर्जा लेना पड़ेगा तो आपको लूटना पड़ेगा ब्याज देने के लिए। अगर उसे पढ़ाई 1 करोड़ रुपए में MBBS करनी है तो वो आपको लूटेगा इलाज के नाम पर। जब उसको आपकी नब्ज, ऐसे नब्ज पकड़ते ही आपकी सारी बीमारियां पता है, तो क्यों टेस्ट के ऊपर आपके पैसे खराब करवाएगा? क्यों अल्ट्रासाउंड पे पैसे खराब कराएगा? क्यों CT स्कैन पे करवाएगा? क्यों बकवास पे फार्म खाइल कराएगा? क्यों वो सीजर से आपके बच्चे को पैदा करेगा जब नॉर्मल डिलीवरी करना आता है? जब कुदरती तरीके से पैदा करना बच्चा आता है तो क्यों कटवाएगा वो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को? बताओ। जब कमीशन लेना ही नहीं उसने, ऑपरेशन का कमीशन लेना ही नहीं उसने, तो वो क्यों आपको ऑपरेशन के लिए भेजेगा? फिर बता देगा अरे कुछ नहीं है ताई, ऐसे कर लो, कुछ नहीं बहन जी, कुछ ऐसे कर लो, भाभी ऐसे कर लो, हो जाएगा ठीक। बताओ। क्योंकि आपको ठीक रख सकता है केवल वो डॉक्टर जिसको आपके इलाज के पैसे ना मिलते हो। बस ये ध्यान रखना। आपके बच्चे को बढ़िया पढ़ाएगा वो आदमी जिसको पढ़ाने का पैसा ना मिलता हो। मैं यहां आकर आपको सही बात बताऊंगा अगर मुझे पैसा ना मिलता हो। अगर मैं यहां आकर आपको बताने का पैसा लेने लग जाऊंगा, फिर मैं वो बताऊंगा जो आपको अच्छा लगता है, फिर मैं वो नहीं बताऊंगा जो आपके लिए बढ़िया है, अच्छा लगता है देखने लग जाऊंगा। फिर मुझे लगेगा ज्यादा लोग किस फेवर के हैं, फिर यहां भंडारा लगाएंगे, फिर यहां माता के कीर्तन करेंगे, फिर यहां बजेगा, फिर सारे आ जाएंगे। वो भी आता है हमको लोग इकट्ठे करना।
समझे ना? अगर पैसा कमाना है, डोनेशन इकट्ठी करेंगे, फिर हम ये नहीं कहेंगे भाई हेमचंद ने इतना जुगाड़ किया है, सारे जने मिलके इसको कुछ डोनेट कर देना। किसको करना है? मनु भाई को। कहाँ है? ओ बेटा, ये है हमारा कैशियर, कन्यादान इसको देना है। कन्यादान की कॉपी कहाँ है? भैया एक तरह से ये इतना शुभ काम है, कन्या के विवाह जैसा ये शुभ काम है, क्योंकि सबके लिए कर रहे हैं। हम सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे थोड़ा हो, भले ही मतलब हम लोग उनको भी बड़े शुक्रगुजार होते हैं जो हमको कभी हेल्प करते हैं, 1 रुपया भेजते हैं, कभी 2 रुपया भेज देते हैं। तो हम कहते हैं कि देखो इस आदमी ने ना कम से कम यूपीआई खोली, हमारा नंबर एंटर किया, 2 रुपया लिखा और फिर पासवर्ड डाला है, धन्यवाद। यानी वो आदमी हमको याद रखे कि इसको हम, वो बताने का है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता नहीं करनी है, वो इतना ही बहुत होता है हौसला। तो आप सारे लोग अगर ये जितना आयोजन हमने किया है, अगर इन लोगों की जेब से नहीं लगा तो अगली बार बड़ा आयोजन कर लेंगे, है कि नहीं? जेब से लग गया अगली बार के लिए भाई ना अब खर्चा हो गया ज्यादा, अब नहीं करते फिर ऐसे करना पड़ेगा। तो हम सबका कंट्रीब्यूशन होगा तो ये सबका, कि ना मेरा काम है ना ये हेमचंद का काम है ना आप सबका, और इसमें सबका समाधान हो रहा है। देखो पूरे 8 के 8 गांव कर्ज मुक्त हो रहे हैं ना, क्या पैसा लगा इसमें? खर्चे को बांटोगे ना, क्या पता 500 रुपए भी हिस्से में नहीं आएंगे, है कि नहीं? 500 रुपए में 8 गांव कर्ज मुक्त पर ऐड में। ऐसी स्कीम बताओ कौन देगा, बताओ भाई इससे सस्ता कौन समस्या का समाधान करने वाला मिलेगा? अच्छा देखो, अब जब आपके बच्चों की पढ़ाई, अरे इसमें थोड़ा सा जहर गिर के और बाढ़ देना, बड़ा गिलास ला दे। आप ये देखो कि आपके गांव में जो स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर है, उसको मालूम है कि हमारे बच्चे के पास क्या टैलेंट है। वो उसको 12 साल तक, 12वीं तक तैयार कर रहा है वहीं पे। कहीं 12वीं के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत, ग्रेजुएशन तक भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही गारंटी, सारी पढ़ाई यही, एमए करनी है। किसी ने दुनिया देखनी है, हिमाचल यूनिवर्सिटी घूम के आना है, वो फ्री है। किसी बच्चे ने देखना है कि मुझे बुद्धि दुनिया को घूम के आना है, वो फ्री, मजबूरी में नहीं जाना पड़ेगा। दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हम यहीं करेंगे, हमें कहीं नहीं जाना, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे ना, बाहर से नहीं लाना एक भी मास्टर। हमारे पास आदमियों की कमी है क्या, बताओ? है बाहर से क्यों लाना पड़ेगा भाई? हमारे वाले बच्चे कहीं और काम कर रहे हैं, कहीं और वाले हमारे यहां काम कर रहे हैं, बेवकूफ बना रखा है हम सबको। अगर मैं पढ़ा सकता हूं, जैसे आपके गांव में भी टीचर तो पक्का लगा होगा कोई ना कोई नौकरी, लेकिन वो यहां नहीं पढ़ाता होगा, वो कहीं और पढ़ाता है। जब वो पढ़ा सकता है तो वह यहां क्यों नहीं पढ़ाता है? वो उबाड़ी नहीं, अगर तो उबाड़ी दे, समझ में नहीं आया। अरे पढ़े क्लास में मैं कह रहा इसमें थोड़ा और जहर डाल गए, थोड़ी पत्ती डाल गए। सारी रिकॉर्ड करवाने लग रहा, मरवा होगा तो कहेगा अच्छा जी, हाँ वैसे तो कहते हैं ये स्वास्थ्य ठीक रखो, वैसे चाय पियो है। चलो, अगर गांव में ही हमारे पास सारे के सारे बच्चों के टैलेंट और स्किल डेवलपमेंट का पूरा इंतजाम हो गया है, तो उन बच्चों को गांव के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, समाज के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी तो उन टीचर्स को पता है। क्योंकि ये कोई सिर्फ आपके गांव में नहीं होगा, ये मूवमेंट ये हर गांव में हो रहा होगा हिमाचल के, और ये हर गांव में हो रहा होगा हरियाणा के, ये हर गांव में हो रहा होगा वहां के। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तो हम आते जाते रहेंगे। आप अपने 10 बच्चे हमारे यहाँ भेज दो, हम 10 बच्चे इधर भेज देंगे, वो 10 बच्चे यहाँ पढ़ा के जाएंगे, हम 10 बच्चे तुम अपना हिमाचल का बता के जाओ, हम आपको अपना हरियाणा बताने आएंगे। क्या दिक्कत है जी? फैमिलीज बन गई, जब जुड़ी जाएंगे हम। क्यों? सारी चीजें समझनी है ना हमको। अब जैसे आपको कैसे पता लगता कि जो जंगल कटे हैं वो यहां भी ऐसे ही कट रहे हैं, किसान को यहां भी ऐसे ही बर्बाद किया जा रहा है, पानी पे कंट्रोल ऐसे ही किया जा रहा है, बिजली पे कंट्रोल ऐसे ही किया जा रहा है। सिर्फ आपकी समस्या थोड़ी है, तो सारे और ये इस गांव की थोड़ी है, पूरे हिमाचल की है। और आपके गांव में ये हो सकता है जागरण से और समझ से, तो क्या दूसरे गांव में नहीं हो सकता? बताइए बताइए।
सब जगह जहां भी करेंगे, जहां बात करेंगे वहीं हो सकता है, जहां काम करेंगे वहीं हो सकता है। पहले बात करनी है, फिर बात समझनी है, फिर कैसे करना है उस पर बात करनी है, फिर कैसे करना उस पर करना है, फिर गलतियां करेंगे उनसे सीखना है और फिर ठीक होने लग जाएगा। और एक बार करना चालू करेंगे तो खत्म भी हो जाएगा, फिर तो बात भी बनी जाएगी, फिर तो रास्ता मिल ही जाएगा। काहे को इतना कैलकुलेशन करना है? करना तो शुरू करें भाई, काम तो माड़ा नहीं है, इस काम में नुकसान तो किसी का नहीं है, तो क्या दिक्कत है? आज ही चलो जागरण करो, बताओ हेमचंद को भाई सीखना क्या क्या है, बता हमको सारा षड्यंत्र बता, पूरे देश में क्या चल रहा है। ये खाली कर्जे कर्जे से मुक्ति नहीं है, हमको तो टेंशन से भी मुक्ति चाहिए, हमको तो परिवार में जो टूटन है उसको भी रोकना है, हमको तो नशे की भी समस्या का समाधान चाहिए, हमको तो रोजगार वाली का भी चाहिए, सबका चाहिए ना हमको। ऐसे थोड़ी है कि एक समस्या का समाधान हो जाए जिंदगी आसान हो जाएगी, सबका समाधान हो जाए। तो जी अगर ये तय करें हम कि भाई देखो सारे गांव वाले बैठे हैं, आपको अपना बच्चा डीसी लगाना है, अपने को ले जाओ, आपको अपना बच्चा मतलब कुछ बनाना है, ले जाओ, हमें हमारा वो समझो गांव का नहीं है फिर वो। परंतु यदि आप ये कहते हो कि ये सारे बच्चे गांव के हैं, तो फिर वो जो मास्टर जी है जिनको सिखाया गया है कि बच्चे का टैलेंट कैसे पता करना है, वो बच्चे का फिर 12 साल का स्कूल में जो पढ़ाई पढ़ी है उसने और जो उसका बिहेवियर था उसको देख के फिर पूरा गांव मिलकर तय करेगा कि ये जो 100 बच्चे हैं इन 8 गांव में, इन 100 के 100 बच्चों के लिए क्या रोजगार का इंतजाम करना है, जो रोजगार करके वो बच्चा खुश भी रहे, उसको मजा भी आए और गांव से दूर भी ना जाए। बोलो सारे जने सबके। अब आपके पास खेती है, आपके पास खेती की जमीन है, भी मेरे पास तो 50 बीघा जमीन है। आपका बच्चा पैदा ही नहीं हुआ खेती करने के लिए, वो पैदा हुआ है संगीत के लिए। वहीं एक दूसरा भाई है, उसके बच्चा पैदा हुआ है खेती के लिए, लेकिन उसके पास जमीन ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? तुम्हारा बच्चा यहां खेती कर ले और मेरा बच्चा संगीत के ऊपर काम कर ले, तो तेरे और मेरे बच्चे में कोई फर्क है ही नहीं है। प्रॉफिट है वो उसके काम करने का प्रॉफिट उसको मिल जाए, जमीन का प्रॉफिट जमीन वाले को मिल जाए। ना जमीन वाले का खाना, ना मेहनत करने वाले का खाना, ना खेती गई, ना जमीन गई, ना बच्चा गया, ना संगीतकार को दिक्कत। क्यों जी? अब मुझे सिर्फ इतना बता दो आप, मैं अपने पूरे दिन में मस्ती में हूं, खुश हूं, गुलाम नहीं हूं, ईएमआई नहीं भरनी, किसी की कोई चौधर नहीं, कोई मेरे ऊपर सिर के ऊपर नहीं बैठा, मेरे परिवार में सुख शांति है, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, मेरा गांव सुरक्षित है, मैं मर भी जाऊं तो पूरे गांव का इकट्ठा भाईचारा है, क्या मुझे अब भी नशा करना पड़ेगा? क्योंकि नशा आदमी कर रहा है कुछ देर तक उस जोन में जाने के लिए जहां वो दिमाग से आउट हो रहा है, जहां उसकी सोच पर नियंत्रण नहीं है और वो अपने आप से गायब हो रहा है, सिर्फ उस सोच पे जाने के लिए। वो सिर्फ इसलिए हो रहा है ना? आप बताइए, या किसी और काम के लिए हो रहा है वो? क्योंकि उसको भी मालूम है कि उससे उसका शरीर खराब हो रहा है, उसको भी मालूम है कि मतलब वो नशा उसे नहीं करना चाहिए, उसका घर बर्बाद कर रहा है, उसको वो हर रोज सोचता भी है कि मैं कल से ना करूं, लेकिन वो परेशान इतना है अंदर, उसके सुबह से लेकर रात तक इतनी भड़क रहती है, 24 घंटे उसका दिमाग इतना खराब रहता है। क्योंकि खराब क्यों रहता है ये नहीं पता हमको। अगर खराब क्यों रहता है ये पता चल जाए और हर वो खराब करने वाला कारण गायब हो जाए, क्या फिर भी नशा करेगा हमारा बच्चा? रोजगार उसकी मर्जी का हो, कोई उसके ऊपर बॉस ना हो और वो फुल फ्रीडम से रहे और जिंदगी की गारंटी हो उसको कि उसकी किसी चीज की कमी नहीं है, तो मुझे बताओ क्या फिर भी उसको कोई दिक्कत है परिवार में? तो रोजगार की समस्या खत्म, नशे की समस्या खत्म, नशे वाली समस्या काट दूं, हो जाएगी? बताओ, सिंपल फंडा है। गांव इकट्ठा हो जाएगा, गांव में कोई नशा नहीं बेच सकता, गांव इकट्ठा हो जाएगा। अरे इकट्ठा ही हो गया, जब आपने गांव समझा दिया तो भाईचारे भी खत्म होगी। जब हमने ये कह दिया कि तेरा बच्चा मेरा, मेरा बच्चा तेरा, सबके बच्चों के लिए मिलकर करेंगे, जब इस मिशन पे चल पड़ेंगे एक बार ही, तो देखो पिछले 20-30 सालों में जब से कंपनियां आई हैं, जब से बाजार हमारे गांव में एंटर किया है, तब से हमारा भरोसा आपस में टूटा है। टूटा हुआ भरोसा बनने में समय लगता है। मैं नहीं कहता आज आपके यहां ट्रेनिंग हुई मई में,
और आप अगले महीने आपका गांव सुधर जाएगा। क्यों जी? मैं ये तो नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, आज बात करना चालू करोगे, जहां जहां आप बात करना चालू करोगे, बात समझ में आने में 3 साल लगेंगे। यानी आपके गांव में यह सुधार होने में, शुरुआत होने में कितना समय लगेगा? मतलब मन में यह मान के चलो कि 3 साल तो लगने हैं, तब तक लगे रहना है। इसमें नुकसान तो किसी का है नहीं, जिसका फायदा है। और हम अगर पूरे के पूरे समाज में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गए, मैंने ये कह दिया, कल को हमारी बीच की लड़ाई हुई थी और मैंने मान लो आपको चीट कर दिया था, अब मैं आपके घर समझाने जाऊंगा, आप बोलोगे अच्छा तू वही है ना धोखेबाज आदमी, मैं बोलूंगा गलती हो गई थी भाई, अब मैं समझ गया कि आपके बिना मेरा गुजारा संभव नहीं है, मेरे बच्चे की भलाई आपके बच्चे की भलाई के बिना हो ही नहीं सकती, तो अब अपन दोनों मिलकर अपने दोनों के बच्चों के लिए करते हैं। तो बताओ कौन मना करेगा भाई? बताओ, सारी लड़ाई इस अहंकार की तो है ना। उसने ऐसा कैसे कह दिया, उसने मोटरसाइकिल देने से मना कैसे कर दिया, उसने मेरे को कैसे गाली दे दी, वो इधर कैसे खड़ा हो, ऐसे ही तो है ना। और जैसे ही आप ये बोलोगे गलती हो गई भाई, तेरे बिना नहीं हो सकता, खत्म। क्यों? जितने मुकदमे हैं 95% मुकदमे, 95% केसेस, 95% झगड़े यहीं से खत्म, ईगो से वजह से, अहंकार की वजह से है। और हम जिनको समझ आ जाएगा वो तोड़ लो पहले अहंकार, क्योंकि एक का अहंकार टूटते ही 2 का टूटता है। यदि आपने ऐसे हाथ जोड़ लिया और माफी मांग ली तो सामने वाले के पास ऑप्शन ही नहीं है माफी करने के अलावा, माफ करने के अलावा। यानी आप अगर 20 लोगों को समझ आ गया तो 40 परिवार जुड़ गए, और उन 40 में जिस दिन समझ आ गया अगले जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएगा, हो जाएगा। केवल हमको यह बात रखनी है कि हमें आगे से चीट नहीं करना है, गलती हो गई थी, अब मिलके कुछ प्लान करते हैं, देखते हैं। लेकिन प्लान बनने में 3 साल लगने दो ना, जल्दबाजी नहीं करते हैं, अभी समझ में आ जाए, जुड़ जाए, एक बार यकीन हो जाए कि नहीं देंगे धोखा, नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे। देखो यहां गलत हो रहा है, यहां सही हो रहा है, क्या दिक्कत है? अब तो सत्यानाश हुआ पड़ा है, बच्चों को रास्ता नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, घर में पैसा नहीं है, कर्जे में दौबे पड़े हैं, सब कुछ है ही नहीं अब तो बचा हुआ। अब तो अहंकार तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है? क्या दिक्कत है जी? क्यों? अगर मान लो मूछे थोड़ी नीचे करने से काम चल रहा है तो चला लो, घर जाके फिर चढ़ा लेंगे। इसमें क्या है कि नहीं? अपनी तो है थी, कैसे हाथ लगा दिया तूने मुझे, इसी में तो सारा का सारी गड़बड़ हुई पड़ी है। तो भाईचारे वाली होगी समस्या खत्म। जिस दिन 8 गांव इकट्ठे हो जाएंगे और एक सिरे से चिट्ठी लिखनी आ जाएगी, बिजली का कट लग जाए तो मेरी मूछे पकड़ लेना, जो है ही नहीं, कान पकड़ लेना, मूछे उनकी पकड़। मतलब जब पूरा गांव इकट्ठा होता है तो किसी सिस्टम की औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की, समझ गए? और जब घर में सब कुछ बढ़िया है और सब कुछ मिल ही रहा है अपने घर में, फिर पलायन काहे को होगा? है? अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, समस्या कौन सी बची? पानी की? पानी की समस्या। विधायक के घर पे जाकर बैठ जाओ, बाल्टियां ले लेके, एक ही दिन जाना है, पानी अगर मतलब उसको बोल देना है, तीसरे दिन पानी नहीं आया तो यहीं आ जाएंगे उसी दिन। उनको खतरा होना चाहिए ना। जब आप पूरे 8 के 8 गांव इकट्ठे हो, क्या करना है? गाड़ियों की कमी है हमारे पास, गाड़ियां बहुत है, जितनी हमारे पास गाड़ियां हैं 8 गांवों में। जब भाईचारा एक है ना भाई, आज का दौरा वहां चलेंगे, अपन बाल्टियां लेके चलेंगे, तुमसे पानी लेने आए हैं तुम्हारे घर से, बात खत्म।
अपने आप मीडिया भागा आएगा, अपने आप हवा निकल जाएगी। वो मतलब ये कहेगा भाई इन 8 गांवों को जरूर पानी दे दो, बाकी किसी को दो मत दो। और उसके बाद हमें काम करना है अपने एनवायरमेंट पे कि बारिश का पानी हो जाए और उसको स्टोर कैसे करना है, बचाना कैसे है। अभी आपने जो गलतियां कर रखी है शायद थोड़ी सी मतलब आपने तो नहीं कर रखी, खैर आपके यहां तो पहले किसी चीज की कमी नहीं होती थी, ये कमी तो इन्होंने की है। इन्होंने पानी की टूटी जब दी थी ना आपको, तो पानी की कोई कमी नहीं होती थी आपको शुरू में जब दी ना। और जब पानी की कमी नहीं थी तो आपका ध्यान चला गया, हट गया इस नाले से, पानी का जो नेचुरल रिसोर्स है उससे। तो जहां भी आपके आसपास नेचुरल रिसोर्स है वहां पर आप एक टैंक बना सकते हो। मुझे पता नहीं है लेकिन आपका शायद एक रिसोर्स उन्होंने आपने बताया था कि वो टैंक आपका है, तो वहां टैंक बनाने में कितना टाइम लगता है। और वहां एक मोटर लगा दो, मोटर से सप्लाई सारे गांवों को नहीं हो जाएगी सप्लाई। हाँ जी, 8 गांव मिलके देखो सरकार कहां से करती है, आपका दिया हुआ पैसा लेके तो करती है टैक्स से। हमने सरकार को टैक्स देना ही नहीं। हमने देखो कर्जे की एक किस्त नहीं जानी मारी, गाड़ी का 1 पैसा नहीं जाना मारा, घर का 1 पैसा नहीं जाना मारा, अरे भाई टैक्स का 1 पैसा नहीं जाना मारा। ये पैसा बच गया, टैंक नहीं बना सकते हम इससे एक अपना, वहां मोटर लगा के पानी की सप्लाई नहीं ले सकते, खत्म। सरकार से ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी आपको। सरकार से कुछ नहीं चाहिए तुमसे ना बिजली चाहिए। अगर युवा इकट्ठे होंगे, गांव इकट्ठा होगा और कुछ सीखने वाले लोग आगे आएंगे, बिजली फ्री में कैसे बनानी है इसका तरीका निकल आएगा। बिजली हमारी फ्री की होगी, पानी हमारा फ्री का हो गया, हमारा अपना हो गया, अनाज हमारा फ्री का हो गया, पढ़ाई हमारी फ्री की होगी, बीमारियों का इलाज हमारा फ्री का हो गया, नशा हमारे यहां है नहीं, भाईचारा बैठा है, रोज रात में डम डम डोल बजा के गीत गाओ और नाचो गाओ। क्या बच गया फिर? जाना ही नहीं कहीं किसी के पास। चाहे चौथे दिन फंक्शन करो, 3-3 दिन के ब्याह करो, चाहे फिर बच्चों के, क्या दिक्कत है? क्यों जी? समझ के बिना सारा पंगा है, समझ के बिना, और समझ के लिए बैठना पड़ेगा। और वो समय आज बहुत कम लोग लगा पाते हैं, इसीलिए हम कुछ लोगों ने ये तय किया कि हम इस काम पे लगेंगे, क्योंकि ये काम आसान नहीं है। तो मुश्किल काम बहुत जलील लोग ही कर पाएंगे, जिनको इज्जत बेइज्जती का फर्क ना हो। कि कोई भी कह देगा मुंह उठा के, कितने साल हो गए तूने क्या बदल लिया, इस बात से ना डरता हो जो, ठीक है, तूने क्या उखाड़ लिया किसी का, ऐसे बोलेंगे कोई कुछ भी, मतलब कोई कुछ भी बोल देगा। इसलिए हमको यह देखना है कि जो किया है, आज हमने जो किया, आपसे बात की, इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें तो सबके फायदे की बात करी है। तो अगर ये सबके फायदे की बात है, फिर ये काम करते रहने में क्या दिक्कत है ना? कन्यादान कहां है? कन्यादान वाला ये बैठा जो, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो ये काम बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आसान भी नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ेगी कि जो विचार आज मन में आ जाए, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, उसकी निरंतरता कितनी है, वो लगातार कितना आ सकता है आपके मन में, कितने दिन तक लगातार आप अपने विचार पर टिके रहकर काम कर सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स द टैलेंट। एक खिलाड़ी है जो बहुत टैलेंटेड है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता है, और एक खिलाड़ी है जो टैलेंटेड नहीं है लेकिन प्रैक्टिस रोज करता है। तो रोज प्रैक्टिस करने वाला खिलाड़ी ही जीतेगा, चाहे सामने वाला कितना ही टैलेंटेड हो। आखिर में जो राज होगा वो लगातार प्रैक्टिस करने वाले आदमी का होगा। आप लोग चाहे कुछ भी करें, लेकिन इस विचार को अपने दिमाग से मत मरने देना कि हमको जो करना है वो सबके लिए करना है और सच के लिए करना है। मैं इन्हें गर्म करके लिया पहला, बाद में उलझ गया मैं।
जाने का जी तो नहीं कर रहा होगा आपका, गाय भाग जाएगी फिर तो हैं। हाँ कोई नहीं, हमने क्या करना, चलो कल आओगे पक्का, और भी ले आना फिर जो नहीं आए। सुबह हमारी क्लास होती है 4:30 बजे, परम आनंद वाली क्लास। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, वो आप लोग आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 10 बजे का समय अपना लेके आइएगा। 10 बजे शुरू करेंगे हम लोग सेशन अपना। 10 बजे भोजन वगैरह हो जाएगा तो उसके बाद शुरू कर लेंगे। तब तक आप अपनी बातचीत करिएगा और जाकर महिलाओं से बात करना, और लोगों को, मतलब महिलाओं के पतियों से भी कर सकते हो और उनको। हाँ जी ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी ने नहीं समझाया, आप तक बात पहुंची, खाली आपने भी किसी को नहीं समझाना, खेले बात पहुंचानी है। मैंने आपको एक सूत्र दे दिया जो आपकी टेंशन खत्म कर देगा। सूत्र ये है कि 3 साल लगेंगे समझने में, बस टेंशन नहीं खत्म। मैंने कह दिया 3 साल में तो पक्का आ जाएगा, मतलब किसी को भी आ जाएगा, मूर्ख से मूर्ख को भी आ जाएगा, पर 3 साल का सब्र आपके अंदर होना चाहिए कि ये बातें हम करनी है। अब मुझे आप लोग बता दो भाई, अगर चौपाल में ये चर्चा चलने लग जाए तो गांववाड़ा के बुद्धि जो है न्यून उसका है। सिर्फ यहां जो बैठा है ना, उसको एक बात का पता होना चाहिए कि ये हिमाचली ना थोड़े से नरम आदमी होते हैं, अपने आड़े थोड़े अक्खड़ है। वहां ये इतने पॉलिटिशियन नहीं है, इतने तगड़े। वहां 1-2 पॉलिटिक्स करने वाला गांव में होता है। वो जो पॉलिटिक्स करने वाला है वो 1-2 बार आपकी मीटिंग खराब करने का कोशिश कर सकता है, उसको भी शांति से रखो बस खाली, वरना सेट है। कैंडिडेट खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं, वो कोई राजनीति नहीं। वो तो हम जिस दिन पूरा गांव, देखो सारा गांव इकट्ठा हो गया ना जिस दिन, 8 के 8 गांव, पंचायत में एक भी नहीं खड़ा होना, क्योंकि सबको पता तो इकट्ठे ही हो गए। उनको मजा, उनको आता है, उनकी पावर है हमारे अलग अलग रहने में, भाईचारा टूटने में। जिस दिन भाईचारा बन गया उस दिन अगले चुनाव में सब बोलेंगे यार मैं नहीं हटता, क्योंकि सब इकट्ठे बात उठा रहे हैं, सब इकट्ठे डिमांड कर रहे हैं, समस्या हल नहीं हो रही तो सारे के सारे गर्दन पकड़ के बैठे हैं, सारे कुर्ता पाड़ रहे हैं। उनको लगे यार नहीं ये संभव नहीं है भाई, ये मैं नहीं करता भाई, तुम्हारा ऐसे करता, खुद ही छोड़ेगा। तो इकट्ठा करने में सच्चा आदमी जो है ना, वो मतलब झूठा आदमी आपको बांटेगा, सच्चा आदमी आपको जोड़ेगा। जो आपको जोड़ेगा वो राजनीति नहीं कर सकता आपके साथ, क्योंकि जिसको राज करना है उसको तोड़ना पड़ेगा आपको। जिसको गद्दी पे राज करना है उसे तोड़ना पड़ेगा, और जिसको दिलों पे राज करना है उसे जोड़ना पड़ेगा। तो हाँ, तो आपको ये तय करना है। और जब लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे, जब किसी के बनने में कोई फर्क ही नहीं है, फिर कोई नहीं खड़ा होना। जब हम ये कह देंगे विधायक ने 1 पैसा खर्च नहीं करना, सरपंच ने चुनाव में 1 पैसा खर्च नहीं करना, जब खर्च नहीं करना तो कमाना भी नहीं। जब कमाना नहीं तो कौन बनेगा? फिर चलेगी गांव वालों की, और कमाना पैसा है नहीं तो किस लिए बनना फिर खाम खाई, खाली सिरदर्दी कौन लेगा फिर? ये संभव है, आप ट्राई करिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे, हम सब लोग कोशिश करेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो एक नारा एक बार लगा देंगे, भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है, क्योंकि हम मालिक। भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।